अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ कानूनी इंफॉर्मेशन के साथ जो कि पासपोर्ट की ब्लैक लिस्टिंग के मुतालिक है। नाज़रीन, इसके ऊपर पहले भी 3-4 वीलॉग्स बन चुके हैं, लेकिन चूँकि लोगों के क्वेश्चंस और उनकी क्वेरीज इतनी ज़्यादा है कि हर 1-2 हफ्ते के बाद जो है वो नया एक वीलॉग बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि मेरा मकसद ये होता है कि जिन लोगों को टेलीफोन के ज़रिए या उनको दूसरे हमारे जो कॉन्टैक्ट के ज़राए हैं उनसे नहीं पता चल रहा, तो वो हमारा वीलॉग सुनकर उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, ये बेसिकली पासपोर्ट का कितने अरसे के लिए ब्लैक लिस्ट होता है, ये 3 साल है, 5 साल है, इसके खिलाफ कानूनी रेमेडी क्या है, क्या हमें कुछ पैसे दे के जैसे लोग पासपोर्ट को रीन्यू करवा लेते हैं तो वो करवा लेना चाहिए, और दूसरा ये है कि हमें इसके लिए कहाँ पे केस फाइल करना है, लोगों को पता कैसे चलेगा कि जनाब अगर मेरा पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट है तो क्या मुझे अपने पासपोर्ट ऑफिस से पता चलेगा, नादरा से पता चलेगा। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन से बुनियादी पॉइंट्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने हैं, जो कि आपको किसी सूरत भी नहीं करने। तो ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कानूनी इंफॉर्मेशन जो है वो बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है, आइए वन बाय वन इस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो सवाल ये पूछा जाता है कि जनाब मेरा जो पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, इस चीज़ का मुझे कहाँ से पता चलेगा। ये बड़ा एक जायज़ सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे जाएं। आपने नादरा में जाना है, आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है, आपने जो है वो इमिग्रेशन ऑफिस जाना है, आपने FIA में जाना है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो ये है कि आपने पासपोर्ट ऑफिस जो है वो जाना है। बाज़-औक़ात ये भी हो जाता है कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आपका अंदराज नहीं हुआ होता, लेकिन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपको जो है वो ब्लैक लिस्ट कर चुकी होती हैं। आप पासपोर्ट के ऑफिस में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जनाब मेरा तो पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट नहीं है, नया पासपोर्ट भी आपका बन जाता है, लेकिन आप जब दोबारा फ्लाई करने लगते हैं तो पता चलता है कि आपका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर है और आप नहीं जा सकते। ये इसलिए बुनियादी तौर पर आपका जो सबसे पहला काम है कि आप 90% केसेस के अंदर आपको पासपोर्ट ऑफिस से पता चल जाता है कि आप ब्लैक लिस्ट हैं, आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट है या नहीं है। अगर आपको ये शुबा है कि आप पहले डिपोर्ट होकर आए हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्ट की लिस्ट के अंदर शामिल होगा, तो बेहतर है कि आप इमिग्रेशन जो अथॉरिटीज़ हैं, इस्लामाबाद के अंदर इनका ऑफिस है, वहाँ से आप अपना ID कार्ड या पासपोर्ट देकर एक दरख्वास्त के ज़रिए ये पता करवा लें कि जनाब मेरा जो पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्ट है या नहीं है। ये फाइनल चीज़ होगी। अब मैं आपको इसके ऊपर बता दूं कि ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि आप ब्लैक लिस्ट होते कैसे। देखिए, आप मुल्क से बाहर गए, आपने कोई भी वायलेशन की है, आपने ओवरस्टे किया है, आप इलीगल गए थे, आप डंकी लगा कर गए थे, आप वीज़ा लिए बगैर गए थे, तो आपको जो है वो जब वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है या आप खुद आते हैं तो उस सूरत के अंदर आप ब्लैक लिस्ट की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब होता यह है कि आपकी जो भी आपको, चाहे वो आपको, अब टर्की में गए हैं आप मिसाल के तौर पर, तो टर्की अथॉरिटीज़ ने आपको डिपोर्ट किया, वो आपकी एम्बेसी को, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसको वो इंटीमेट करती है कि जनाब ये वो शख्स है। तो आपका डाटा वहाँ पे ले लिया जाता है, आपका नाम पूछा जाता है, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपके बाज़-औक़ात बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। तो आप बच नहीं सकते, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है। अब वो एम्बेसी क्या करेगी, वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को लेटर लिखती है कि जनाब ये वो लिस्ट है, जो बंदे यहाँ से, इटली से, टर्की से, ग्रीस से, जहाँ भी आप गए हैं, जिस मुल्क के अंदर भी हैं, और इवन दुबई के अंदर, इवन किसी दूसरे मुल्क के अंदर, ईरान के अंदर, इराक के अंदर आपने ओवरस्टे किया, इनको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दें। अब एम्बेसी ने इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को लिखा और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने आगे जो है वो मुतलका पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, FIA के अंदर और दूसरे लोगों को लिख दिया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ से बच के, आपको एम्बेसी ने नहीं पूछा, आप एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, उन्होंने आपके जो है वो, उनको पता है कि जी आप दिखाएं आपका वीज़ा कहाँ है, आपके पास वीज़ा नहीं है, आप आउट पास के ऊपर आए हैं। आउट पास क्या होता है, इसके ऊपर भी एक नया वीलॉग करेंगे। तो ये जो है वो
आपको FIA ने मौके के ऊपर रोका, आपकी डिटेल ली और वो डिटेल उन्होंने सेंड कर दी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को भी और सेकेंडली उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस को भी। तो ये एक 3-4 डिपार्टमेंट हैं जिनका आपस के अंदर एक जो है वो कह लें कि कोऑर्डिनेशन है, मिल के काम करते हैं, तो आप बच नहीं सकते। कोई लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं, हमारी टीम को कहते हैं कि जनाब मैं तो मेरे पास तो ना ID कार्ड था ना पासपोर्ट था, मैं जब डिपोर्ट हुआ तो मैंने बस इतना बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। अब मैं नया पासपोर्ट बनाने गया, उन्होंने मेरा नया पासपोर्ट भी बना दिया, अब मैं जो है वो मुल्क के बाहर जा सकता हूँ, मुझे तो कोई नहीं रोकेगा। अब जैसे ही आप चढ़ने लगते हैं आपको ऑफलोड कर दिया जाता है, आपको उतार दिया जाता है। तो ज़रूरी है कि आप इसके लिए कानूनी रेमेडी अडॉप्ट करें। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कानूनी रेमेडी आपकी है क्या। थोड़ा सा भी लोग लंबा होगा लेकिन आपने इसको हौसले से सुनना है ताकि आप जब भी कभी इस तरह के मामले के अंदर आएँ, ब्लैक लिस्टिंग और पासपोर्ट के मुतल्लिक आएँ, तो आपको पता हो कि आपका ये सलूशन है। दूसरी इसके अंदर बात आती है कि जनाब आपने जो है वो 3 साल जो है वो के लिए आप ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं या आप 5 साल के लिए हो रहे हैं, आपको नहीं पता लगता, आपको एयरपोर्ट से उतार दिया गया, वहाँ पे कुछ जुर्माना ले लिया गया, FIR कट गई या वैसे ही आपको छोड़ दिया गया, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आपको जो है वो कितने साल के लिए पाबंद हैं? क्या वो 2 साल के लिए आपको अगर ब्लैक लिस्ट किया गया है तो ऑटोमेटिकली आपका 2 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपको जो है वो इसके लिए कोई करना पड़ेगा, कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसी जगह पे जाके, कोई उसको कह लें कि कोई अपना कानूनी रेमेडी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्या होगा? देखिए, इस पहले तो एक सवाल ये है कि जो लॉ के अंदर अथॉरिटीज़ के पास इख्तियार है वो 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको अथॉरिटीज़ ने इमिग्रेशन हो, वो एम्बेसी हो, वो FIA हो, वो पासपोर्ट ऑफिस हो, वो नादरा वाले हो, जो भी हो, उन्होंने अगर आपको ब्लैक लिस्ट किया है और आपको 3 साल के लिए किया है, 2 साल के लिए किया है, इसका अंदराज आपके पास अगेन इमिग्रेशन ऑफिस से या फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस से जो है वो पता चलेगा कि जनाब कितने साल के लिए आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है। क्योंकि आप जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, अपने थंब पैड लगाते हैं, अपने बायोमेट्रिक या अंगूठों के निशान लगाते हैं, तो वो आपका डाटा सामने आ जाता है कि जनाब ये शख्स जो है वो 3 साल के लिए बैन है। तो ये आपको इमिग्रेशन ऑफिस से या फिर पासपोर्ट ऑफिस से ये पता चलेगा कि आप कितने साल के लिए बैन हैं। ये मुख्तलिफ है। अब इसी सवाल का एक दूसरा पहलू है कि जनाब मुझे ये बताया जाए कि जनाब मैं ऑटोमेटिकली 2 साल बाद, अगर मैं 2 साल के लिए बैन है मेरे ऊपर, तो 2 साल बाद वो उतर जाएगा या मुझे इसके लिए कोई तगोदो करना पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं एप्लीकेशन देना पड़ेगी? बिल्कुल, आपको इसके लिए जो है वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ेगी। आप FIA में एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, आप पासपोर्ट ऑफिस में फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतर है, जहाँ से मामला चलता है, वो है आपका इमिग्रेशन ऑफिस। इस्लामाबाद के अंदर है या लाहौर के अंदर है। नॉर्मली आप इस्लामाबाद आपको जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ से ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं। तो अगर आप लाहौर के अंदर हैं, अगर आप पिंडी के अंदर हैं, आप अपने इमिग्रेशन ऑफिस पे जाएं, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप उनको डाक के ज़रिए भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इन पर्सन जाएंगे तो जाहिर है उसके अंदर ये मामला जल्दी हो सकता है। अब इसके अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो आगे चलेंगे। लोगों के 3-3, 4-4 साल ऊपर हो गए हैं लेकिन उनके खुद रिमूव नहीं हुए। कई लोगों के शाज़ नाज़र हो जाए तो हो जाए, नहीं तो यहाँ पे जाहिर है वो सिस्टम उस तरह से नहीं है कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको डिलीट कर दे। तो ये भी आपका सवाल क्लियर हो गया। अगला जो आपका सवाल है कि आपने अब मुझे थोड़े दिन पहले अब आ रहा था जी, एक क्वेश्चन आ रहा था जनाब, मेरे ज़हन में बात आ रही थी कि लोग कहते हैं जनाब हम नया पासपोर्ट बना लेते हैं, पुराना पासपोर्ट जो है वो हमारा चल रहा है, वो उसके ऊपर ब्लैक लिस्ट है, तो क्या हुआ हम नया पासपोर्ट बना लेते हैं और वो कुछ ले दे के पैसे वगैरह या जो गैर कानूनी चीज़ है वो करके उसके अंदर वो नया पासपोर्ट आपको इशू कर देते हैं। देखिए ये कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आपने पासपोर्ट नया बना के करना क्या है। अगर आपने दोबारा बाहर के मुल्क में जाना है तो आपको आपका डाटा तो FIA के पास पड़ा हुआ है। आप जैसे ही चढ़ने लगेंगे आपका पासपोर्ट सिस्टम में जाएगा, वो आपको रोक लेंगे, आपके थंब इम्प्रेशन लेंगे, आपका पुराना पासपोर्ट का नंबर उसके ऊपर आ रहा होगा, आपने पैसे दे के
गलत तरीके से बनवा लिया, तो ये कोई कानूनी तरीका नहीं, आप फंस जाएंगे। तो आपको ज़रूरी ये है कि आप कानूनी तरीका अडॉप्ट करें। या तो आप अपना जितनी देर का बैन है उसका इंतज़ार करें, या फिर आपको जो है वो कानूनी रास्ता, जिसका मैं आगे चल के भी आपको तफसील से बताता हूँ, वो आपने अडॉप्ट करना है। तो लिहाजा आप पैसे ले दे के सिफारिश से आप नया पासपोर्ट बनाएंगे तो आपका ये मामला हल नहीं होगा। आपको डाटा से, जो पीछे डाटा है जहाँ पे पूरी लिस्ट है, वहाँ से अपने नाम को रिमूव करवाना है, तभी आप जो है वो किसी बाहर के मुल्क जा सकते हैं, उससे पहले आप नहीं जा सकते। तो ये भी एक सवाल क्लियर हो गया। अब अगला जो सवाल आता है कि जनाब ये बताया जाए कि मैं कानूनी रास्ता जो है वो कैसे अडॉप्ट करूं, मुझे कानूनी रास्ता बताया जाए, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता। और मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि जनाब इलीगल तरीके से आप कुछ भी करेंगे वो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे। कई लोग हैं ऐसे जो इलीगल बाहर गए हुए हैं, आज तक वो अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से बस वो टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे, स्काइप पे बात करते हैं। तो ऐसा क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का? आपके पास लीगल तरीका मौजूद है, आप लीगल तरीके से अपने मामलात को सेटल कर सकते हैं। आप अपने लॉयर से रब्ता करें, आप कोई लीगल एडवाइस लें, आपके पास बेशुमार रास्ते हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप चोर रास्ता तलाश करें? जो डंकी लगा के जाते हैं, मैं उनको भी बताऊंगा कि जितने पैसे आपके डंकी पे लग जाते हैं, और अभी रिसेंटली अमवात भी हुई, समंदर के अंदर लोग डूब गए, वो बेचारे बहुत ज़्यादा बेकसूर लोग थे, लेकिन इतना ज़्यादा आपको क्रेज़ नहीं होना चाहिए। आप कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें। आपका एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, इसी तरह से जब आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो तो आपने उसको किसी तरह भी जो है वो ये कोशिश नहीं करनी कि आप गैर कानूनी तरीके से उसको हासिल करें। उसके लिए कानूनी तरीका अडॉप्ट करें, कानूनी रास्ता इख्तियार करें, ताकि आपका जो नाम है वो डाटा से निकल सके। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपको कोई खौफ ना हो, आप अपनी जॉब कर सकें, अपनी स्टडी कर सकें, अपने दूसरे मामलात कर सकें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी? तो आइए आप मैं अपने कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ कि जनाब इसका तरीकाकार ये है कि आपने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन फाइल करना पड़ती। रिट पिटिशन के अंदर मैं आपको ये बताता चलूं कि जिन लोगों का वीज़ा लगा होता है और उनका ब्लैक लिस्ट के अंदर नाम है, उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोर्ट को ये कहा जा सकता है जनाब इनका वीज़ा लगा है, 2 महीने के अंदर इनका एक्सपायर हो जाएगा, इनको जाने दिया जाए। इन्होंने फ़ाइन भी अदा कर दिया, इन्होंने मामलात भी कर लिए। तो ये केस टू केस वेरी करता है। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं जनाब ये डन मामला है, लॉयर भाई आपको डन कैसे कर सकता है? लॉयर कोई टाउट तो नहीं है, लॉयर कोई आपको ये तो नहीं है कि आपको कहे कि जनाब हो जाएगा। मेरे पास तो लाइनें लग जाती हैं कि मैं लोगों को इतना टेलीफोन, मेरी टीम पूरी बता रही होती है कि जनाब किस तरह से आपने करना है। डन नहीं हो सकता। आपने केस का बताना होता है कि केस आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है, आप क्या चीज़ लगाएं, क्या करें। वो केस अच्छा बना हो तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपका ब्लैक लिस्ट से नाम निकल जाएगा, कोर्ट ऑर्डर कर देगी। अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपका नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर है, तब केस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अंदर आपको जाना चाहिए कोर्ट के अंदर और रिस्क लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि जनाब पैसे दे के FIA वाले उसको गुजार देंगे, वो चढ़ जाएगा। और भाई उधर से पकड़ा गया फिर क्या होगा? आप अपने जिगर गोशों को, अपने प्यारों को गैर कानूनी चीज़ करने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं जब आपके पास एक लीगल रास्ता है? अगर किसी का आज ब्लैक लिस्ट हुआ है तो वो फौरी तौर पे केस फाइल कर दे, वो 2 साल का इंतज़ार ना करे, 6, 7, 8 महीने में आपका फैसला आ जाएगा। उसके अंदर आपके चांसेस हैं कि आपका नाम डिलीट हो जाए। तो कानूनी रास्ता आप अडॉप्ट करें, गैर कानूनी आप अडॉप्ट ना करें। अब मैं आता हूँ अपने एक मेजर पॉइंट की तरफ। अभी हम रिसेंटली हमने फैसला किया कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मामले में फंसे हुए हैं। हम इकट्ठे लोगों की फ़ाइल कर रहे हैं, इसके अंदर इकट्ठे लोगों की फ़ाइल कर रहे हैं, ताकि कोर्ट को इकट्ठे जब फाइल करेंगे तो एक ही लॉ पॉइंट होता है, उसके अंदर सारे लोगों को रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिन लोगों के मामलात हैं वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं और कानूनी तौर पर कानूनी रास्ता अडॉप्ट करके वो जा सकते हैं इसके अंदर। तो नाज़रीन, ये सारा ओवरऑल मेरा एक मकसद था कि एक लंबा वीलॉग किया जाए जिसके अंदर सारे लोगों को पासपोर्ट के मुतल्लिक, ब्लैक लिस्टिंग के मुतल्लिक आगाही मिल सके, उनको पता चल सके कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इनके अंदर मामलात हैं। इसके ऊपर जजमेंट भी आ चुकी हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भी, कि जो ब्लैक लिस्टिंग ऑफ लॉ है इसकी प्रोविजन मौजूद नहीं है। पहला मेरा वीलॉग भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें, कानूनी तरीके से आपको जाने की ज़रूरत है। आप गैर कानूनी तौर पर अपने मामलात को जो है वो मुश्किलात में ना डालें।
नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नई कानूनी, आइनी या फिर सियासी इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।